देश की सियासत का रास्ता कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरह का स्वास्थ्य महकमा है, किस तरह से स्वास्थ्य महकमा यहां काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी क्या है, आम आदमी किस तरह से जी रहा है, किस तरह से मर रहा है, बस एक रिपोर्ट देखिएगा, एक तस्वीर देखिएगा तो चीजें बहुत साफ हो जाएंगी। उस पर हम चर्चा करेंगे। बहराइच के जिला अस्पताल में पिछले 17 दिनों में 40 बच्चों की मौत हुई है। ये तमाम बच्चे निमोनिया और डायरिया से पीड़ित थे। जिले में डायरिया, निमोनिया, इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है। बावजूद इसके प्रभावित गांवों में न तो इलाज मुहैया कराया गया और न ही डॉक्टर विजिट को पहुंचे हैं। ये सिसकी, ये आंसू, ये चीख, ये रोती रियाया की तस्वीर भर नहीं है। ये मुनादी है 70 साल की आजादी के बाद बीमार हुकूमत के खिलाफ। ये मुनादी है बजबजाती व्यवस्था के खिलाफ। ये मुनादी है उस अंधेरी सुरंग के खिलाफ जिसे लोकतंत्र का रास्ता बताया जाता है। रोती माओं की चीख सिस्टम की अंधेरी सुरंग की दीवारों पर दस्तक दे रही है। भारत माता रो रही है। इस मां का बेटा मरा है। इस मां का ही नहीं, जिले की 40 माओं ने 17 दिनों में अपने कलेजे के टुकड़ों के शवों के पास दहाड़े मारी हैं। निमोनिया जैसी मामूली बीमारी से मरे बच्चों की माओं की चीख सुनिए। सुनिए हेल्थ डिपार्टमेंट की लिजलिजाती व्यवस्था के खिलाफ मुनादी सुनिए। देखिए जब एक बूढ़े बाप की लाठी टूट जाती है। देखिए जब एक पिता के कंधे पर उसके जवान बेटे का शव ढोया जाता है तो वो किस तरह से बिखर जाता है। जो उल्टी हुई 9 बजे उल्टी हुई, हमने जो है जिला अस्पताल ले गए। जिला अस्पताल ले जाने के बाद में जो है कंपाउंडर वहाँ पे आए और जो है ग्लूकोज हमसे दवाखाना से बाहर से ग्लूकोज मंगाया और उसको चढ़ाया। और डॉक्टर नहीं थे, जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे और नहीं आए। मेरे बच्चे का दम वहीं पे टूट गया। और मेरे गांव में बहुत गंदगी है और डॉक्टर नहीं आते हैं एक दिन। जिले के गडनचक और मन्नापुरवा गांव में 17 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते, गांवों में डॉक्टर नहीं आते। बीमारी आती है, मौत आती है, दुखों का पहाड़ टूटता है और जिम्मेदार हाकिम सरकारी जुबान वाले जुमले से आगे नहीं बढ़ पाते। दूर दराज से आते हैं, कोई 100 किलोमीटर, कोई 125 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से आते हैं। वहाँ से यहाँ तक आने में सुविधा न मिलने के कारण बच्चे सीरियस अवस्था में रहते हैं, जो झोला छाप डॉक्टरों द्वारा ट्रीट किए जाते हैं। अंतिम अवस्था में वहाँ से भेज दिया जाता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चे बहुत सीरियस हो जाते हैं। आते ही आते 1 घंटे में 2 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। दिनों में कितने बच्चे? 17 दिनों में टोटल 39 बच्चे रिपोर्ट किए हैं जिनकी डेथ हुई है। डायरिया से एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं है, जिसमें मेनिंजाइटिस के 3 बच्चे पाए गए हैं। बाकी जो है 20 बच्चे जो हैं वो ब्रोंको निमोनिया के हैं। दावों का दम देखिए और इस रोती मां का दर्द महसूस कीजिए। फिर एक सवाल का जवाब तलाशिए, क्या भारत माता में ये माएं शामिल नहीं है? रफीकुल्ला खान, के न्यूज, बहराइच।
चर्चा में शामिल हो रहे हैं संतोष दुबे, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, स्वागत है आपका। तारिक अहमद लारी, आप समाजवादी पार्टी से हैं, स्वागत है आपका। अशोक कुमार, आप संयुक्त स्वास्थ्य फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, आप तीनों का स्वागत है। अशोक कुमार जी से शुरू करते हैं। अशोक जी, गर्मियों का मौसम आता है, जैसे ही गर्मी शुरू होती है एक सालाना उर्स की तरह मौतें आती हैं। पूर्वांचल में मेनिंजाइटिस या कुछ रहस्यमय बीमारी जिसको लेकर भी कई तरह के रिसर्च चल रहे हैं, ये पांव पसारता है, सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं। अभी एक जिले में मात्र 17 दिन में 40 मौतें तो अधिकारी बता रहे हैं। कई मौतों की खबर ही अधिकारी को नहीं लगती, गांव में बच्चे मर जाते हैं, वही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लोग आते भी नहीं है। तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। 70 सालों की आजादी का ये फल है हिंदुस्तान को, आजाद हिंदुस्तान की रियाया को, कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते। 150 किलोमीटर दूर तक उसे अपने पेशेंट को अपने किसी इंतजाम से ले जाना पड़ता है। अगर कोई गाड़ी नहीं मिली तो बेचारा कैसे जाता है उसे मालूम होता है। वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचते बच्चे, खुद डॉक्टर कह रहे हैं, बच्चे मर जाते हैं। ये जो बद इंतजामी है, ये जो बदहाली है, जब ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने गरीब लोग हैं, हम कितने बेबस लोग हैं, हम कितने बदहाल लोग हैं। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन हमारी हालत कितनी खराब है। जरा ये हालत बताइए कि वाकई हेल्थ सेक्टर में हमारी हालत कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप जी। हेल्थ सेक्टर में हम लोग की हालत बिल्कुल खराब है जी। ये हेल्थ सेक्टर में आप अभी तो गर्मी की बात कर रहे हैं, 39 मौतों का 17 दिन में। हम आपको बता रहे हैं इससे अभी कम से कम 7-8 महीने पहले डेंगू से इसी लखनऊ में 1000 के लगभग लोग मरे हैं और सारा रिकॉर्ड मिला है। और हेल्थ सेक्टर में केवल गाड़ी खरीदना और बिल्डिंग बनाना, मैन पावर कोई हमें बता दे कहीं पे भर्ती किसी की हुई हो। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में सारी भर्तियां हाई कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय में लटकी हुई हैं और जो वहां से फुर्सत पाई हैं वो अधिकारी लोगों के द्वारा भरी नहीं जा रही हैं। हम आपसे बताएं, पूरे अस्पताल की रीढ़ मानी जाती है नर्सिंग सर्विसेज। राउंड द क्लॉक 24 आवर 365 दिन सर्विस अगर हॉस्पिटल में कोई देता है तो वो नर्सेज देती है, मरीज के सबसे निकट वो रहती हैं। नर्सेज के हमारे सामने रिकॉर्ड रखा, 4183 पद खाली हैं, आज ही का डाटा है मेरे पास। और जब नर्सेज ही भर्ती नहीं कर पा रही है सरकार, तो कैसे मरीज को आप चाहोगे कि इलाज मिले। डॉक्टर जो भर्ती कर रहे हैं आप संविदा पे कर रहे हैं, 6 से 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, अस्पताल के बाहर वो तुरंत जाके अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो जब डॉक्टर और नर्स की भर्ती नहीं हो रही है या लैब टेक्नीशियन की या पैरामेडिकल की भर्ती नहीं हो रही है, तो कैसे आप उम्मीद करेंगे कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हम दे पाएंगे। और इसमें जैसे अभी इन्होंने बताया, तमाम योजनाओं के तहत हमारे यहाँ नर्सेज भर्ती की गई हैं। उनको यही केजीएमसी की हम बात कर ले, हम चैलेंज देते हैं, आज केजीएमसी में 500 नर्सेज कार्य कर रही हैं। अगर उठा के देखिएगा तो कम से कम 60-70 ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग नहीं किया है, फर्जी डिग्री लेके वहां पे नौकरी कर रहे हैं। केजीएमसी जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश का है, जब वहां ये हाल है, क्यों? क्योंकि वो ठेकेदार के थ्रू भर्ती की जाती है। आप बताइए ठेकेदार को क्या एक्सपीरियंस है, कोई नर्सेज की भर्ती करेगा? आज पूरे एक्सपीरियंस लोग का कोई यूज नहीं है। एक दिन ये पूरा देश ठेकेदारों के हवाले होगा। उन पदों पे केवल संविदा पे भर्ती हो रही है, तो मरीजों के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कभी नहीं सुधरने वाला जब तक जो सरकार का ही खुद का बना रेशियो है 10 बिस्तर पर 1 नर्स 6-8 घंटे के लिए, वो रेशियो नहीं काम कर रहा, तो हम कहां से काम करेंगे स्वास्थ्य विभाग में। ठीक है, अब आपके पास हम आ रहे हैं तारिक अहमद लारी साहब। पहली बार ये घटना नहीं हुई है, ये सालाना उर्स है एक किस्म का। गर्मी आई, आप देखें ना, 17 दिन में एक जिले में सरकारी आंकड़े बता रहे हैं 40, गैर सरकारी आंकड़े 100 के करीब जाएंगे। अगर एक जिले में 100 बच्चे 17 दिनों में मर गए तो पूरे सूबे का आप अंदाजा लगा लीजिए, हजारों लोग मरे होंगे, हजारों लोग। कई जगहों पर हमारा कैमरा नहीं पहुंचता है, कई जगहों के लोग जिला अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। गांव में ही मौत हो गई, वहीं अंतिम संस्कार कर दिया, पीएचसी सीएचसी कहीं मौत हो गई, वो आंकड़े नहीं है।
अंतिम संस्कार कर दिया। हजारों मौतें सालाना होती रही। हमने किया क्या इतने दिनों में सिवाय बड़ी बड़ी बातों के? लारी साहब। देखिए भाई, हम लोगों ने वैकेंसीज निकाली और उनमें जो हम लोग ने भर्ती प्रक्रिया चालू की थी उसको माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो मामला चला गया और उन लोगों ने रोक लगाई, तो उसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे क्यों रोक लगाई? आपने प्रक्रिया गलत शुरू की तब तो रोक लगाई। जो चीज नहीं, आप क्यों रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट से बचती है, क्यों रोक लगाई? ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, तथ्यों को छुपाइए मत, क्लियर कर दीजिए ना क्यों रोक लगाई। प्रक्रिया गलत नहीं हुई। अब उसमें कई चीज नहीं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सरकार में दूसरे की निगाह में गलत होती हैं, तो वो आदमी जाकर उसको करता है, जाकर वहां पे रोक लगवाता है। मेरी निगाह में आप कुछ गलत कर रहे हैं, आपकी निगाह में कुछ हम गलत कर रहे हैं। अब तारिक अहमद लारी साहब, किसी भी प्रक्रिया पर अदालतें सिर्फ लारी साहब अदालतें तब तक रोक नहीं लगाती। एक जान लीजिए, मुझे लगता है कि आप जानते ही होंगे, फिर भी चूंकि दर्शक को भी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अदालतें तब तक रोक नहीं लगाती किसी भी प्रक्रिया पर जब तक कि रोक लगाना अनिवार्य न हो। मतलब अदालतों के सामने कुछ ऐसे तथ्य न हो। रोक तभी लगती है जब अदालतों के सामने कुछ ऐसे तथ्य पेश किए जाते हैं और अदालत को लगता है कि अरे इस प्रक्रिया को तो रोकना होगा क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट अगर नहीं रोका गया तो गलत हो जाएगा, तभी अदालतें रोकती हैं। ये नहीं कि कोई जाएगा पीआईएल करने, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, अरे हुजूर सर जज साहब प्रधानमंत्री पर रोक लगा दीजिए, कल से प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट कह देगा हाँ जी प्रधानमंत्री पर रोक। ऐसा नहीं होता है सर, नहीं होता है। कुछ ना कुछ ठोस एविडेंस होता है, कुछ ना कुछ ठोस बात होती है, तब अदालतें रोक लगाते हैं। दीपक मिश्रा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, पहले इनसे बात कर लेते हैं फिर लारी साहब के पास आएंगे। सर आएंगे आते हैं आपके पास, जरा एक दर्शक ले लें। दीपक मिश्रा जी स्वागत है आपका, बोलिए सर। दीपक जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, दीपक मिश्रा जी से संपर्क नहीं हो पाया। रफीकुल्ला खां हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर जिन्होंने बहराइच से खबर भेजी है। रफीकुल्ला, हम तो सिर्फ बहराइच की बात नहीं करेंगे, पूरे सूबे की बात करेंगे। आप बहराइच में जिन गांवों में गए, हमने बाइट सुनी, लोग बता रहे हैं कि कोई डॉक्टर नहीं आता है, किसी को फुर्सत नहीं होगी, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, सरकार वेतन देती है प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। यह सच्चाई है, सच बोलने में क्या अपराध है? क्या स्थिति है गांवों में, लोग किस तरह से जी रहे हैं, वो हेल्थ सेक्टर को समझते क्या है? आपने क्या महसूस किया रफीकुल्ला? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि बहराइच में ये हाल है, किसी की जो भी डॉक्टर लगे हुए हैं वो अपने पर्सनल नर्सिंग होम चला रहे हैं, और गांव का ये हाल है कि वहाँ डॉक्टरों की टीम जैसे पहुंचती है संक्रामक रोग पर या इस तरीके की, कोई भी टीम नहीं पहुंच रही है। गंदगी का ये हाल है कि सफाई कर्मी कोई पहुंच नहीं रहा है। गांव के सामने गंदगियां ढेर है और करीब 17 दिन में 40 मौतें हो चुकी हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसके बारे में है। इसके अलावा जो सीएससी पर मौतें हुई हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पर, और इस तरीके से लचर रवैया चल रहा है। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं ठीक है, मतलब जो संविदा के डॉक्टर है वो काम कर रहे हैं, जो परमानेंट डॉक्टर है वो अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं। इस तरीके से यहाँ की व्यवस्था चल रही है। इस संबंध में हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने थोड़ा सा संज्ञान लिया, उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। ये सरकारी व्यवस्था अस्पताल की है और जितने भी दवाएं लिखी जा रही हैं वो मार्केट से लिखी जा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रफीकुल्ला खान हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मिश्रा दर्शक हैं लखनऊ से, स्वागत है आपका। दीपक जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी तक जब बीजेपी की सरकार आई तो हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि कुछ सब कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला और आज भी मौतें हो रही हैं जी। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है आपका सर, सवाल। मैं ये जवाब जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, बीजेपी से मेरा मेन सवाल है कि सर अभी तक हमारा कुछ क्यों नहीं बदल पाया? ठीक है, मैं दीपक जी से सवाल, संतोष दुबे जी से ये सवाल पूछूंगा। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके न्यूज से जुड़े। संतोष दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। जैसा तारिक अहमद लारी ने कहा कि अदालतों ने रोक लगा दी, प्रक्रिया तो हम लोगों ने शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा है कि इस देश में
तमाम बुराइयों के लिए अदालतें ही जिम्मेदार हैं। बाकी हमारी सरकारों ने तो इतना काम करना चाहा, इतना करना चाहा कि हम आज से 30-40 साल पहले पेरिस हो जाते, अदालतें बीच में घुस जाती हैं, नहीं तो अमेरिका तो हमसे कर्ज ले रहा होता। इस तरह का काम सरकारों ने करना चाहा था, सब अदालतों की वजह से गड़बड़ हुआ। ऐसा ही अब बताया जा रहा है, कम से कम जिससे पूछिए वो अदालत के सिर ठीकरा फोड़ देगा। लेकिन क्यों रोक लगाएंगे अदालतें? अभी मान लीजिए मैं चला जाऊं कोर्ट और मैं कह दूं हाई कोर्ट से कि ये दिल्ली लखनऊ राजधानी पर रोक लगा दीजिए सर, मैं एक PIL दाखिल कर रहा हूं, उसको रोक दीजिए, तो क्या कोर्ट का आदेश आएगा कि भाई राजधानी एक्सप्रेस रोक दो? ऐसा होता है क्या? आसिफ जी, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से अदालतों पे तोहमत लगाना कि अदालतें ने रोक दिया, जब कोई चयन प्रक्रिया गलत तरीके से होती है और उस पे जनता आवाज उठाती है, या वहां काम कर रहे पहले के कर्मचारी आवाज उठाते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है वो गलत चल रही है, तो ऐसी प्रक्रिया के खिलाफ जब लोग कोर्ट जाते हैं तब अदालत उसको संज्ञान में लेती है। अदालत कहीं भी किसी भी जो है जगह पे जाके ये नहीं पता करती कि भाई क्या चीज गलत है और क्या सही हो रहा है, वो उनको जनता द्वारा पता लगता है और सारी चीजें वहीं के लोग उसको देते हैं। तो जब सरकार की ये मंशा होनी चाहिए कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है निष्पक्ष होगी, साफ सुथरी होगी, ठीक, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक, तो ऐसी जब प्रक्रिया हो जाएगी तो इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति ना कोर्ट अड़चन डालेगा और ना कोई व्यक्ति अड़चन डालेगा। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है ठीक, संतोष जी, साफ सुथरी व्यवस्था हो, साफ सुथरा सिस्टम हो, संतोष जी, और उसका लाभ हम सभी लोगों को मिले। बहराइच से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राजा खान, जरा इनसे बात कर लेते हैं। राजा खान जी, स्वागत है आपका, बोलिए। जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। ऐसा है कि बहराइच शहर में जितने भी डॉक्टर हैं खाली अपना प्राइवेट काम देखते हैं जी, और सरकारी काम नहीं देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम जगहों का यही आलम है राजा खान जी। सरकारें वेतन देती हैं ताकि ये आराम से प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकें। सरकारें इसलिए वेतन दे देती है कि पता नहीं प्राइवेट प्रैक्टिस से कमाई होगी, ठीक नहीं होगी, इसलिए वेतन ले लो और आराम से निजी क्लिनिक चलाओ। संतोष जी, आपके पास अब आएंगे। ठीक है, प्रक्रिया गलत है, सही है, कोई PIL कर देता है, अदालतें रोक लगा देती हैं, तो क्या इस भरोसे या इस वजह से सूबे की जनता को मरने के लिए कोई छोड़ देगा या कुछ इंतजाम करेगा? नई नियुक्तियां नहीं हुई, लेकिन जो डॉक्टर नियुक्त हैं वो हॉस्पिटल में क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं मिलते? क्या कोई आदमी एक दावे के साथ कह सकता है कि भाई फला जिले में आज चलिए जिला अस्पताल अचानक छापा मारते हैं और जितने डॉक्टर नियुक्त हैं अस्पताल में मिलेंगे अपनी ड्यूटी में? क्या ये दावा करने की स्थिति में खुद स्वास्थ्य मंत्री भी हैं क्या, संतोष जी? आशीष जी, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जिस तरीके से प्रक्रिया बदली है लगातार 10-15 सालों से, जिस तरीके से अधिकारी बेलगाम है, डॉक्टर बेलगाम है, व्यवस्थाएं उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही थी उसमें हम चाहे प्राइवेट प्रैक्टिस करें, वहां हॉस्पिटल में जाएं या ना जाएं, कोई फर्क नहीं उनको पड़ने वाला था। लेकिन जिस दिन से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है, आप लगातार देख रहे होंगे, आप हर जगह मौजूद रहते हैं लगभग, हमें लगता है जहां तक भी मेरी बात है कि जहां तक मैंने देखा कि वहां हर जगह आपकी मौजूदगी है, आपके कैमरे की मौजूदगी है। हमारे मंत्री लगातार इस प्रयास में हैं कि जो व्यवस्था बिगड़ी है वो सुधर जाए, और लगातार उन्होंने एक हिदायत दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए अगर पाया गया तो उसकी खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर भी लोग कर ही रहे हैं। ऐसी चलिए, दर्शक जुड़ गए हैं, जसवीर यादव जी। व्यवस्था को आप चाहेंगे तो 2 दिन के अंदर ठीक कर दें, नहीं, हमसे ये आशा करेंगे संभव ठीक कर दे, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं संभव। लेकिन निश्चित तौर पे आपको महीना 2 महीने के अंदर आपको बदलाव दिखेगा, और महीने भर में तो नहीं दिखा, दूसरा महीना आ गया, देखते हैं। जसवीर यादव जी जुड़े हैं, दिल्ली से एक दर्शक है, स्वागत है आपका जसवीर जी, बोलिए सर। हाँ जी भाई साहब जी सर बोलिए। हेलो जी बोलिए, हम सुन रहे हैं सर। ये जो न्यूज आ रही है जी, जो लेडीज रो रही है जी, इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा? हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आपको सुझाव हो तो दीजिए, बताइए क्या किया जाए।
चलिए, जसवीर जी से हमारा संपर्क टूट गया। शुक्रिया, शुक्रिया जसवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार जी, नर्स कम है, डॉक्टर कम है, दवाइयाँ नहीं है, अस्पतालें नहीं है। सच्चाई तो यही है, जिला अस्पताल का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, अभी तो 40-50 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल नहीं है। पीएससी सीएससी भैंस बांधने के लिए खोले गए हैं, उसमें तो आराम से गाय भैंसें बैठी रहती हैं। डॉक्टर साहब पहुंचते नहीं है, पोस्टेड हैं, वेतन भी उठाते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए सर? ड्यूटी है, बावजूद इसके वो अस्पताल में नहीं है। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि मरीज तड़प रहा होता है और नर्स स्टाफ रूम में बैठ के आराम से बतिया रही होती है? क्या ये सच नहीं है? जो मौजूद है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। क्या ये सच नहीं है कि बाहरी दुकानदारों से सबका कमीशन बंधा होता है? ये सच नहीं है क्या अशोक जी? देखिए सर, जहां तक कमीशन की बात है तो नर्सेज ना तो दवा लिखती हैं, ना कोई इंस्ट्रूमेंट लिखती है, ना कोई सामान लिखती हैं। ये काम डॉक्टर का है, दुनिया जानती है। हर जगह एक्सरे करवाइए, एमआरआई करवाइए, दवा लिखिए, उस पर कमीशन डॉक्टर लेता है। तो नर्सेज को तो मत जोड़िए। हाँ, आप अगर 12 घंटे की रात की ड्यूटी में नर्सेज है, ड्यूटी रूम में बैठी है, तो अगर 60 मरीज एक वार्ड में है तो नर्सेज थोड़ी देर बैठने का तो टाइम नहीं मिलता। अगर बैठी मिल गई है तो वो हम नहीं कहते गुनाह हो गया है। आप कहीं दिखा दो जिस वार्ड में इमरजेंसी हो, कहीं नर्सेज बैठी मिल रही हो, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन हमारा एक सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से कि केवल माननीय योगी जी एक काम कर दे, जो सबका मानक है उस मानक के हिसाब से सारे कर्मचारियों की भर्ती कर दें, और वो भी भर्ती परमानेंट। सर, मेरा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबका साथ सबका विकास का नारा दे के इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, उस सरकार से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में 7,700 पद स्टाफ नर्सेज का है और 8,544 लड़कियां संविदा पे और ठेके पे काम कर रही, जिनको 10,000 से लेके 20,000 के अंदर वेतन दिया जाता है। भारत सरकार में, दिल्ली सरकार में बड़ी अच्छी व्यवस्था किया है। जिसको भी संविदा पे रखा है उसको प्रथम नियुक्ति का वेतनमान दिया जाता है। दिल्ली जैसे नर्सेज को 35,700 दिया जाता है। तो यहाँ संविदा और ठेके पे भर्ती बंद करके, जब तक इनके पास सारे संसाधन है, 4,500 पद है, क्यों नहीं उनको भर्ती कर देते? जो संविदा वाले हैं, जिनकी 5 साल की नौकरी हुई है, उन्हीं को परमानेंट कर दे जल्दी। सरकार की मंशा होनी चाहिए काम करने की, लेकिन यहाँ तो सरकार केवल उत्पीड़न करने के अलावा और कोई काम नहीं कोई किया है। ठीक। पिछले 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। अशोक जी, एक दर्शक जुड़े हैं, जरा बात करें। न्यायालय की जो बात हो रही है अशोक जी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। एक दर्शक है वीर कुमार जी, आप कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी आते हैं, फिर आपके पास आएंगे। वीर कुमार जी, स्वागत है आपका, बोलिए सर। वीर कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है वीर कुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया। आपके पास आएंगे। तारिक अहमद लारी जी, देखिए राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, उसे अडॉप्ट करने में तो कोई बुराई नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे हेल्थ सेक्टर को फायदा हुआ है, जैसे बता रहे हैं नर्सेज को लेकर अशोक कुमार जी। मोहल्ला क्लिनिक, एक प्रयोग किया अरविंद केजरीवाल ने। हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला, उस क्लिनिक में 3-4 डॉक्टर होते हैं, तमाम दवाइयां होती हैं, कहीं दूर नहीं जाना है। बच्चा बीमार हुआ, लोग गोदी में उठाते हैं और मोहल्ले में ही पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मौजूद मिलते हैं वहां उत्तर प्रदेश जैसी हालत नहीं है कि जिला अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं मिलते। वो 4-5 डॉक्टर बैठे होते हैं, मरीज जिस तरह का होता है उस किस्म का डॉक्टर देखता है। तत्काल मोहल्ला क्लिनिक से उसको दवाइयां दी जाती हैं। जो दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में मौजूद नहीं है उसका अपना एक बजट है। अगर उस दवाई की जरूरत पड़ी तो अस्पताल में एक स्टाफ है जो मार्केट से जाके वो दवाई खरीद के लाएगा और तत्काल मरीज के परिजनों को देगा। ये सुविधा है। उस मरीज का एड्रेस नोट किया जाता है। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इसे फिर देखने की जरूरत है तो उस एड्रेस पर डॉक्टर खुद पहुंचता है उस मोहल्ले में देखने। ये तो सीखा जा सकता है ना, कि ये इसलिए नहीं सीखा जाए कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ये काम करते हैं तो नहीं सीखेंगे जी, हम तो भाजपा के लोग हैं, हम तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम ये नहीं सीखेंगे जी। भले डॉक्टर आए, मरीज मर जाए, सूबे में लोग मरते रहे, हम उसके किए हुए काम की नकल नहीं करेंगे। तारिक साहब, ये तो किया जा सकता था, क्या तकलीफ थी? इस पर कोर्ट ने रोक लगाई है क्या मोहल्ला क्लिनिक पर? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। नहीं भाई, बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने कोई अच्छा काम किया है,
केजरीवाल का अगर बीजेपी की सरकार कोई अच्छा काम करती है तो हमें उससे भी सीख लेना क्यों चाहिए। नहीं किया? किसने रोका था? आप लोगों ने क्यों नहीं किया? यहाँ पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है, यहाँ आपसी कंपटीशन की बात नहीं है। हाँ। भाई बात सुनिए, देखिए एक बात समझिएगा, एक इलेक्शन खत्म हो चुका है, एक मैं शेर पढ़ रहा हूं, उसके हिसाब से फिर आगे बात करते हैं। जिंदगी जला ली हमने जब जैसे जलानी थी, अब धुएं पे तमाशा कैसा और राख पे बात कैसी। मतलब आप पूरी बस्ती फूंक दें, हम राख पर बात ना करें। अब तो इनका समय आ गया है, थोड़ा इलेक्शन मोड से बाहर आए। नहीं, अब इलेक्शन मोड से बाहर आए दुबे जी लोग भी, और भी चीजें हैं, इनको भी मौका दीजिए। तो बात ही नहीं हो रही है इलेक्शन मोड पर। दुआ करिए कि ये लोग भी ये काम ना करें और अच्छा हो जाए इनका काम। देखें इलेक्शन मोड पर कहां बात हो रही है। आप अब इलेक्शन मोड से बाहर आना पड़ेगा कि हमने क्या किया। हमने जो जिले में 40 बच्चे मर गए, हमने जो किया। चलिए ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, जल्दी लौटते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। 25 साल बाद जब हुआ दिव्य ज्ञान तो वेदांती ने दिया बयान। मेरे कहने पर ढांचा टूटा, विवादित ढांचे को मैंने तोड़वाया, कल्लहर को मैंने तोड़वाया, मैंने तोड़ा और तोड़वाया। बयानबाजी की ये कैसी दौड़ है, क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ है? देखिए आज का मुद्दा अमिताभ अग्निहोत्री के साथ रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज पर। स्मार्ट नेबर्स, जब बाहर का मौसम चिपचिप होता तो ये सब मूर्ति का घर आकर कूल होता। बिजली का बिल मूर्ति भरता, बट मूर्ति स्मार्टर वोल्टास ऑल स्टार इन्वर्टर एसी लगाता। इसका 2 स्टेज स्टडी कूल कंप्रेसर ऑल वेदर कंफर्ट देता, कम पावर लेता, ऑल ईयर सेविंग्स देता। है मजा सेहत भरा गोल्डी हींग का तड़का। गोल्डी की हींग श्रृंखला, जिसके कण कण में जान है। गोल्डी हींग, स्वस्थ रहे मस्त रहे। कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम चूर्ण। रात में 1 चम्मच, दिन भर नो मजमा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन डॉक्टर नहीं बदले हैं, स्वास्थ्य महकमा नहीं बदला है, यह बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सस्ते इलाज की आस में गरीब आदमी सरकारी अस्पताल आता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, इलाज नहीं है, निराशा ही हाथ लगती है। बुलंदशहर के जिला महिला चिकित्सालय का आलम इतना खराब है कि वहां से निकलने वाला हर आदमी कोस रहा था वहां के सिस्टम को। डिलीवरी के लिए आई महिलाओं के परिजन डर में थे, परिजनों को डराया जाता है और कहा जाता है कि प्राइवेट अस्पताल जल्दी लेके जाइए, क्रिटिकल सिचुएशन है, जल्दी फला डॉक्टर के पास जाइए। और इस संबंध में जब डीएम से बात की गई तो वो सरकारी जुबान में जो जवाब आना चाहिए वही आया। डीएम खुद मान रहे हैं कि कमियां हैं। बोलिए अगर तुम लोग साइन कर दो कि जब बच्चा को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम अपने ऊपर रिस्क लें तो ठीक कर हम ले सकते हैं, और नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कह दिया था। फिर हम इसे प्राइवेट ले गए, हम दिखाने के लिए, तसल्ली के लिए अपने, तो वहाँ नॉर्मल हो गई लड़की 1 घंटे के बाद ही नॉर्मल हो गई और ब्लड चढ़ रहा है। जांच में कुछ हद तक चीज़ें दुर्व्यवस्था थोड़ी पाई गई, उसमें कई सारी वजहें भी हैं। डॉक्टरों की कमी से लेके सपोर्ट की भी कमी की चीज़ें थी। आज सीएमओ के साथ डिस्कस किया है, सीएमएस मौजूद नहीं थी, उनके साथ भी डिस्कस करूंगा। जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी। कई कर्मचारी जो अनुपस्थित मिले, जो समय से नहीं आते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले जो समय पर नहीं आते हैं। सच यह है कि आते नहीं है डीएम साहब, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे होते हैं आराम से, और हम और आप उनका वेतन दे देते हैं। हम अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स देते हैं, आप उनका वेतन रिलीज कर देते हैं। वो आते नहीं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सच्चाई है, और डराया जाता है मरीजों को।
क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, आप साइन कर दीजिए कि कुछ भी होगा तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी, नहीं तो फला डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, फला अस्पताल में चले जाइए, वही बचाएंगे, उन्हीं के पास दैवीय शक्ति है, वही बचा सकते हैं। यहां तो बड़ा रिस्क है और ऐसे डरा के भेजा जाता है क्योंकि वहां से कमाई होनी है। वहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब अस्पताल में तैनात, या वहीं से कमीशन के पैसे आ रहे होते हैं जहां भेजा जाता है। यही सच्चाई है सरकारी अस्पतालों की। संतोष दुबे जी, कब तक स्थितियां सुधरेंगी? क्या पिछली सरकारों ने जो किया उनको ठीक ठाक करने में 5 साल निकल जाएंगे और अगला चुनाव आ जाएगा और सिर्फ पिछली सरकारों पर आरोप लगाते लगाते ये 5 साल निकाला जाएगा, या जो स्थिति जैसी है रहने दो, कमाई में सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी बनी रहे, या वाकई कुछ सुधरेगा? कब तक सुधरेगा? क्या डेडलाइन माने हम? आशीष जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसको राजनीतिक मोड़ पे नहीं ले जाना चाहता। पिछली सरकारों ने क्या किया, हमें जिस हाल में उत्तर प्रदेश मिला है हमको उसको सुधारना है और उसका हम प्रयास कर रहे हैं। उसका प्रयास जारी है। जिस दिन से योगी जी ने सत्ता संभाली है, रात के 1:30 बजे 2-2 बजे तक प्रेजेंटेशन हो रहा सारे विभागों का। सारे विभागों के अधिकारियों को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत हो रही है, कैसे उत्तर प्रदेश सुधरे, इस पे लगातार काम किया जा रहा है। हमें ये नहीं देखना है पिछली सरकारों ने क्या किया, हम क्या करेंगे। हमसे जनता की अपेक्षा है, जनता ने हमको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जनता हमसे अपेक्षा रख रही है और निश्चित ही हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश बदला हुआ दिखेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अधिकारी भी वही रहेंगे और काम भी वही करेंगे और सुधार भी आपको दिखेगा। अच्छा संतोष जी, रात में 1:30 बजे जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें क्या विभाग के लोग ये बताते हैं कि हमारे पास कुल इतने डॉक्टर हैं जिनमें से इतने अस्पताल नहीं आते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? वो सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं और हम लोग वेतन उनका रिलीज कर देते हैं। ये प्रेजेंटेशन में बताया जाता है क्या सीएम को? सवाल उनसे जो जवाब सवाल मुख्यमंत्री जी उनसे करते होंगे, जाहिर सी बात उनको बताना पड़ता होगा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतने दिनों से सांसद रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से वो गांव गली और सड़क सारी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, एक अनुभवी व्यक्ति हैं और हमेशा वो जो है, क्योंकि उन्होंने स्वयं गरीबों की स्थिति जो देखी गोरखपुर में जो बदहाली थी, उसके लिए उन्होंने स्वयं एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति की संवेदना होनी चाहिए, जो व्यक्ति सत्ता में है, जो व्यक्ति मंत्री है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उस व्यक्ति की संवेदना ऐसी है कि उसको लगाव है और यही संवेदना डॉक्टरों को और अधिकारियों को और अफसरों को भी रखना पड़ेगा। उनकी संवेदना तो अब तक हेल्थ सेक्टर में नहीं दिखी, फिलहाल इस माँ की वेदना दिख रही है, बहुत साफ दिख रही है। इस माँ की वेदना एक बार मैं देख रहा हूँ, ये देख के मुझे कष्ट हो रहा है। अच्छा, मुझे अपार कष्ट है इस चीज का कि जो बच्चे मर गए हैं उसकी माँ से पूछिए, उस दर्द को वो वही भली बात जान रही है। लेकिन जिन डॉक्टरों को आप बात कर रहे हैं, उन डॉक्टरों के प्रति भी उनकी संवेदना होनी चाहिए। सिर्फ वो ये सोचें कि मैं डॉक्टर हूँ, नौकरी करने आ रहा हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। ऐसा माना बीमार होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, फिर भगवान का नाम लेता है कि भगवान ठीक कर देंगे डॉक्टर। एक दर्शक जुड़े हैं, पीर मोहम्मद जी हैं बलिया। ऐसी संवेदना उन डॉक्टरों के अंदर भी लानी पड़ेगी। ठीक है, और ठीक है, वो कोई संवेदना कहीं मिलती हो किसी दुकान में तो लेकर डॉक्टर को गिफ्ट कर दिया उपचार सही से करना होगा। पीर मोहम्मद जी एक दर्शक है, जरा बात कर लेते हैं। पीर मोहम्मद जी स्वागत है आपका, बोलिए सर। जी सर, जी बोलिए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ के न्यूज का। शुक्रिया सर, शुक्रिया जी। अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ के न्यूज का कि उसे जो है उसने पब्लिक को अपनी बात और अपना सुझाव रखने का जो है मौका दिया। आप टीवी में अपनी आवाज सुन रहे हैं इसलिए आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, टीवी की आवाज कम कीजिए फिर अपनी बात रखिए। जी 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 जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है अब तक तो सपा की सरकार में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जो है कि आदमी उम्मीद लगा सके कि कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन मैं योगी सरकार का स्वागत करता हूं और ये मुझे उम्मीद है
कि हो सकता है आने वाले दिनों में, अभी तो 1 महीना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है कुछ परिवर्तन दिखाई देगा और कुछ दे रहा है। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर परिवर्तन करना है स्वास्थ्य विभाग को, खास करके हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को परिवर्तन करना है, तो डॉक्टर जो जिनकी सैलरी 50,000, 1 लाख जो है सरकार दे रही है, उनके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाए कि जब तक वो सरकारी कार्यरत रहे वो प्राइवेट जो है देख रेख न करे, प्राइवेट अपने कमरे पे या अपना निजी हॉस्पिटल खोल करके जो है वो जो है कि न करे। और अभी मैं आपको अपना एक गुजरा हुआ वाक्य मैं बता रहा हूँ इसी महीने का, कि इस महीने के स्टार्टिंग में हमारी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसने जो है एक डॉक्टर महिला के पास गई जो हॉस्पिटल का जो है कि इंचार्ज है, उसके पास जो है सर 2 दिन पहले यानी 5 दिन पहले का जो है क्या बोलते हैं उसको, जो चेकअप होता है ना, पुर्जा, क्या उसको बोलते हैं, पुर्जा जो आप बताना चाह रहे हैं बच्चों का, तो जरा आप बताएं। तो हाँ, तो वो जो है उसका रिपोर्ट ले करके गई, तो वो जो है मैडम बोल रही है कि इसको हम नहीं मानेंगे, हम जो लिखेंगे उसको जो है कि करा के लेके आओ ताकि जो है कि उनका ताकि कमीशन आ सके ठीक से। हम आपकी बात समझ गए ईद मोहम्मद जी, हम आपकी बात समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए ईद मोहम्मद जी। ठीक है, अब आपके पास हम आएंगे अशोक कुमार जी। देखिए, जो बहराइच में घटना हुई या बाकी जगहों पे जो घटना हो रही है, आपसे जरा सिस्टम समझना चाहते हैं। 2 गांव को मिला के 17 दिन में 40 बच्चे मर गए। क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का ये काम नहीं बनता था कि तत्काल इन गांवों में कैंप लगाया जाए, मेडिकल कैंप लगाया जाए, डॉक्टर जाए, नर्सिंग स्टाफ जाए और वहीं बच्चों को इलाज मिलना शुरू हो जाए? क्या तत्काल ये काम नहीं हो जाना चाहिए था? इसके लिए किसी बड़ी योजना की जरूरत थी क्या? इसके लिए 1:30 बजे रात में कोई मीटिंग करने की जरूरत थी क्या? अशोक जी? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं थी। इसके लिए केवल सीएमओ साहब को चाहिए था कि तुरंत एक टीम बना के कैंप बना के उन दोनों गांव में कैंप करते। 1988 में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मथुरा में हुई थी। वहां आप लोग को शायद पता होगा कि वहां एक यज्ञ किया गया था बरसात करने के लिए, तो वहां बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ के बाद जब वहां कालरा फैल गया तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, मेरे साथ 3 लोग गए थे। हम तीनों लोग को वहां पूरे वृंदावन में 21 दिन हम लोग रहे और वहीं मठ में खाना खाते थे और कालरा वैक्सीनेशन करते थे दिन भर। तो ये तो सीएमओ की सरासर गलती है, वहां कैंप क्यों नहीं लगाया? और उससे संबंधित कोई दवा की कमी नहीं है आज की तारीख में, न पिछले गवर्नमेंट में। दवा लेके जो कालरा और निमोनिया से लोग मर रहे हैं उनको कैंप तुरंत करना चाहिए था। और वहां पे जिला अस्पताल क्यों, सीएससी और पीएससी भी तो पास में होगी, वहां के लोग 24 आवर डॉक्टर रहता है सीएससी में, उन्होंने क्यों नहीं देखा है? ये तो सरासर हमारे विभाग की गलती है और हमारे विभाग के डॉक्टर साहब जो वहां पे थे उनकी गलती है। ठीक, एनआरएचएम के तहत कितने लोग पोस्टेड है संविदा में, वो क्यों नहीं वहां पहुंचे? क्यों नहीं टीम बनी? सबसे प्रथम तो यही जवाबदेही होना चाहिए जो उस वहां का सीएमओ है और जो मेन उन्हीं की जिम्मेदारी बनती सीएमओ की। अच्छा ठीक है, अब देखिए वहां सांसद हैं सावित्रीबाई फुले, वो उस गांव में मिलने तक नहीं गई पीड़ित लोगों से, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो किसी का फोन नहीं उठा रही है। पीड़ित लोग फोन कर रहे हैं, सांसद से कुछ मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भाई आपके कहने से शायद डॉक्टर आ जाए, वो किसी पीड़ित से बात नहीं कर रही हैं। विधायक हैं अनुपमा जायसवाल, आप प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, मंत्री जी फोन उठा लिया कीजिए, लोग पीड़ित हैं, जवाब चाह रहे हैं आपसे, आश्वासन के 2 शब्द चाह रहे हैं आपसे, फोन उठा लिया कीजिए, लोकतंत्र है। शिक्षा मंत्री बादशाह नहीं हो जाता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, बादशाह नहीं है आप, शिक्षा मंत्री हैं। आपकी जवाबदेही बनती है क्योंकि आप वहां से एमएलए हैं। चलिए, एक दर्शक हैं सहारनपुर से, पहले अपना नाम बताइएगा सर। सर मोनू। जी मोनू सर। मोनू, बोलिए मोनू जी।
सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह सर ये घटना हुई है वो एक बहुत शर्मनाक घटना है। कहीं ना कहीं जिस तरह उत्तर प्रदेश में 1 महीने की योगी सरकार आई है, उसके बाद जिस तरह ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। और मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो गाँव का तबका है वो कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं है, जिस कारण ये घटना हुई। अगर वो शिक्षित होता तो मुझे नहीं लगता कि ये घटना सामने आती। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी, उन गांव में एक कैंप लग जाने चाहिए थे। 17 दिन 40 मौतें, 40 से ज्यादा हुई होंगी, हम सिर्फ सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। जो अस्पतालों में गए और मरे, जिनकी मौत गांव में ही हो गई होगी, किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ ही हो गई होगी, वो तो गांव में ही जला दफना दिए गए होंगे। अस्पतालों में मरे, आपके जिला अस्पताल में, पीएचसी सीएचसी की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या इसके लिए 1-1.5 महीने बाद रात में 1:30 बजे कोई प्रेजेंटेशन होगा तब वहां कैंप लगेगा? ये तो लग जाना चाहिए था ना संतोष जी। मैंने आसिफ जी इसके लिए तत्काल वहां के सीएमओ की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, वहाँ के सीएमओ की जिम्मेदारी थी कि तत्काल वो निर्णय लेता, कमेटी बनाता या नहीं भी बनाता, या तत्काल वहाँ के डॉक्टरों को ये कह देता कि भाई आप जाइए वहाँ कैंप लगाइए, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो अगर सीएमओ ने नहीं किया तब किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से सीएमओ अगर काम नहीं करेगा तो क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? तब किसकी जिम्मेदारी है बताइए? तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या कर रही है सरकार? क्या 1:30 बजे रात के प्रेजेंटेशन का इंतजार है? जी सरकार की जिम्मेदारी है। और निश्चित जिस तरीके से आपने इस खबर को दिखाया है, तो मैं मान रहा हूँ, हो सकता मंत्री भी इस खबर को देख रहे हो, इस खबर को देख रहे हो, और कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मतलब मंत्री जी जब तक चैनल पर खबर नहीं देखेंगे कुछ नहीं करेंगे, उनको विभागीय रिपोर्ट नहीं आती है। डॉक्टर नहीं भेजा, मंत्री जी चैनल अखबार को वेतन देते हैं कि हम उनको सूचना पहुंचाएं। आपके माध्यम से ये रिपोर्ट पहुंच रही है। अरे उनका पूरा तंत्र है, पूरा तंत्र है, रोजाना रिपोर्ट पहुंचती है। जिस तरीके देखिए रोजाना रिपोर्ट पहुंचती है, इसका मतलब वो देखते नहीं रिपोर्ट, या देखते हैं तो मतलब नहीं रखते लोगों से। लगातार आशीष जी उस पे कार्य हो रहा है। नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम नहीं मानेंगे ना काम हो रहा है। लगातार 17 दिन में 40 बच्चे मर गए, आपका एक डॉक्टर वहां विजिट करने नहीं गया। कौन सा काम हो रहा है तब? काम क्या हो रहा है ये बताइए आसिफ जी। ऐसा नहीं तो हो ही सकता था। एक डॉक्टर नहीं गया है गांव में, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता आशीष जी कि 17 दिन में डॉक्टर ही नहीं गया। अभी तक नहीं गया है, अभी तक नहीं गया है कोई डॉक्टर। आपका कौन काम हो रहा है? घटनाएं हो गई हैं, अब इसको प्रेजेंटेशन 1:30 बजे रात में हो रहा है। क्या है इससे? ऐसा नहीं, लोग मर रहे हैं, एक डॉक्टर आपका गांव में पहुंच नहीं रहा, आप कह रहे हैं काम हो रहा है। अनुज जी हम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं गया है, ऐसा हुआ है। हम तो दावे के साथ कर रहे हैं, आप दावा नहीं कर पा रहे हैं। अनुज जी एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ गाजियाबाद से, स्वागत है आपका अनुज जी, बोलिए सर। अनुज जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है अनुज से हमारे पास। आपके पास आ रहे हैं हम तारिक अहमद लारी जी। देखिए व्यवस्था 2 दिन में तो बिगड़ी नहीं है, पहले से ही ऐसा होता आ रहा है, पहले से। 17 दिन में 40 बच्चों की मौत, क्या हेल्थ मिनिस्टर के पास रिपोर्ट नहीं जाती है? आपको क्या जानकारी है कितने दिनों पर रिपोर्ट जाती है? महीने, 2 महीने, जब 2-4-5 हजार लोग मर जाते हैं तब रिपोर्ट जाती है? या वो अपनी रिपोर्ट पर काम नहीं करते हैं, वो चैनल देख के काम करते हैं, अखबार देख के काम करते हैं? ऐसा कुछ है क्या? क्या सिस्टम है? पंद्रह मिनट के अंदर सब रिपोर्टिंग पहुंचती है। 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। सब ये तो आप 17 दिन की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने चलिए 17 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, आपने उस समय तुरंत आपने सीएमओ को आज तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? उस एरिया के जो डॉक्टर इंचार्ज है उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? आपने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? अब जो होना है, जो होना था हो गया, आप अब आगे क्या करेंगे ताकि फ्यूचर में कुछ ना हो? आप अपनी शक्ति, सरकार की शक्ति, सरकार का डंडा आप दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखाएंगे, या से पटका लपेट के चौराहों पे घूमना चाहेंगे? वो काम ना करिए भाई। बच्चों का सवाल ही नहीं, आपका भी है, कल आप भी बीमार पड़ सकते हैं, हम भी पड़ सकते हैं। चलिए हम और आप तो प्राइवेट में इलाज कर लेंगे। जो मोहल्ला में देख रहा हूं टीवी स्क्रीन पे वो प्राइवेट वाला नहीं है, वो प्राइवेट में जाके इलाज नहीं करा पाएगा, बिक भी जाएगा तब भी नहीं करा पाएगा।
इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया डीएम के खिलाफ, इन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया वहां के एसडीएम के खिलाफ, सीएमओ के खिलाफ, डिप्टी सीएमओ के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? तो डीएम की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसके जिले में 40 बच्चे मर गए और उसने सीएमओ और डॉक्टर्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये जवाब तो इनसे मिल लेने वाला है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बताइए हमने क्या किया, हमारा क्या हुआ, बात खत्म हो गई। हम 225 से आज हम 50 पे बैठे हुए हैं, हमारी कहानी दिख रही है, हमको भूल जाइए। आपने क्या किया? आप कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको पोस्टिंग और उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं किसको कहां पोस्टिंग चाहिए, ये पोस्टिंग और इन सब आरोपों पर मत जाइए। प्रेजेंटेशन और अशोक कुमार जी आपके पास आएंगे, जरा प्रक्रिया हमको बताइए। इनका प्रेजेंटेशन चलेगा, विभागीय अधिकारियों को किस तरह से रिपोर्ट की जाती है, मंत्रालय तक किस तरह से रिपोर्ट की जाती है? अशोक कुमार जी, क्या है प्रक्रिया? देखिए सर, हम एक यूनियन के लीडर हैं जी, और यूनियन के लीडर के हिसाब से हम बताएं, आपके सारे चैनल के माध्यम से मैंने देखा था अभी 108 एम्बुलेंस का माननीय मुख्यमंत्री जी योगी महाराज जी ने उद्घाटन किया था। उसमें कुछ है ही नहीं एम्बुलेंस में। पिछली खटारा एम्बुलेंस जो स्टार्ट भी नहीं हुई वो भी डाल दिए थे अधिकारी लोग। हाँ, कुछ है ही नहीं। केजी जी नई एम्बुलेंस खटारा थी, आप लोगों ने विधिवत प्रकाशित किया था, सभी समाचार पत्रों में था जी। केजीएमसी में पूर्व बीसी महोदय ने आईसीयू 250 बेड का, जिसका उद्घाटन ऑलरेडी पहले हो चुका था, हाँ। उसको उद्घाटन किया और जो बंद पड़े वेंटिलेटर थे वो दिया। ठीक है अशोक जी, अशोक जी 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मंत्री एट प्रेजेंट आज भी उस अशोक जी के क्या जेकेबी थोड़ी देर हमारे साथ वो एक दर्शक जुड़ गए हैं बहराइच से, बादामा यादव जी। बादामा जी स्वागत है आपका, बोलिए। हम भैया ये बोल रहे हैं, हमसे एक डॉक्टर की आप रिपोर्ट ले लीजिए, एसके वर्मा की, जवन है आरके वर्मा है, एसके वर्मा है, और यह जवन है एक वर्मा डॉक्टर है नाक कान के, ये सब अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, अपने क्लिनिक पे देखते हैं। बच्चों वाले भी वर्मा जी हैं, ये भी देखते हैं, बाकी पारतोष मिश्रा हैं, सारे डॉक्टर्स हैं। इनको जरा ये ठीक करें मीडिया वाले, जैसे भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक दिन हम मरीज लेके गए, उन्होंने रिफर कर दिया तुरंत। हमने कहा कि ये अपने घर का है, बारिश मशीन रखे हो वर्मा जी से। ठीक, हम आपकी बात समझ गए बादामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए। सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बहराइच से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ अशोक कुमार जी, वो खटारा एम्बुलेंस का उद्घाटन, जिनका पहले से उद्घाटन हो गया उनका उद्घाटन, कबाड़ वेंटिलेटर लाके रख के फोटो खिंचवा लेना, सब कुछ हुआ सर, पूरे सूबे ने देखा, सब लोगों ने देखा। मैं बस ये समझना चाह रहा था कि किसी जिले में मान लीजिए बीमारी फैल गई संक्रामक बीमारी और बहुत लोगों की मौत होने लगी, ये रिपोर्ट कितने दिनों में मंत्रालय तक पहुंचती होगी, मंत्री तक पहुंचती होगी? ये तो कंट्रोल रूम बैठा है सर। भाई साहब ने अभी, लारी साहब ने 15 मिनट बताया है टाइम, हमें भी लगता है 10-15 मिनट में वो सारी रिपोर्ट कंट्रोल रूम में आ जाती हैं। ठीक है, अब जब वो रिपोर्ट ही रोक लिया जा रहा है आपके समक्ष, में कहा जिसको इतना डर नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्लीट में खटारा एम्बुलेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी से आईसीयू का उद्घाटन खटारा वेंटिलेटर रख के करवाया जाता है, तो रिपोर्ट के लिए कितने बादशाह होंगे, वो लोग नहीं रोकेंगे। आज भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं आपके चैनल से कि जिन अधिकारियों के साथ आप समीक्षा बैठक ले रहे हैं उन विभाग के कर्मचारी लीडर्स को भी बताएं, बुलाएं वहां पे, तब आपको पता चलेगा। नहीं तो अधिकारी लोग जो समझा देंगे, माननीय योगी जी 5 बार के सांसद हैं, बिल्कुल है, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे योग्य, सब कुछ उनको जानकारी है, लेकिन सर जो छोटी छोटी चीजें वो कहां से लाओगे आप? जैसे आप माननीय योगी जी कह रहे हैं या मोदी साहब कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। एक छत के नीचे 3 नर्स काम कर रही है, 3 कर्मचारी कर रहे हैं काम, एक को वही काम करने वाले को, एक को 10,000, एक को 12,000, एक को 20,000, एक को 35,000 तनख्वाह दी जा रही है। तो सबका साथ सबका विकास में शमशान भी तो शामिल है भाई, वो सबका से अलग तो है नहीं, शमशानों का साथ शमशानों का विकास, ये भी जरूरी है। अशोक जी थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। आदेश कुमार एक दर्शक है रामपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका आदेश जी, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, आदेश संघार बात कर रहा हूँ, तहसील मिलक डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। जी बोलिए आदेश जी। सर हमारा एक मिलक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर 21 मार्च को एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, मनोज शर्मा जी का। जी।
उनको वहाँ पर लाया जाता है हॉस्पिटल में जी। हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टर उनको देखते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है उनको कि डॉक्टर जो दशरथ हैं उसको मृत घोषित कर देते हैं। उसको मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर जो है दशरथ सिंह जी उसको मृत घोषित कर देते हैं और पुलिस उसको सील कर देती है। पुलिस सील कर देती है जी। उसके बाद जब उनकी वहाँ की पत्नी आती है मनोज शर्मा की जी, पत्नी जब उसको वह लिपट के रोती हैं तब उसमें जान होती है। यानी इतनी बर्बरता के साथ एक जिंदा व्यक्ति को मार दिया जाता है हॉस्पिटल में। इतनी शर्मनाक घटना यहाँ पर होती है। 2-2 हजार रुपए के व्यक्ति यहाँ पर ऐसे पाल के रख लिए हैं डॉक्टरों ने। चलिए, बाद में उनका क्या हुआ? बाद में कहीं और दिखाया गया किसी और डॉक्टर से? हाँ, बरेली लेकर गए थे सर। तो बरेली के हॉस्पिटल जैसे ही आप गेट पे पहुंचे हैं, डॉक्टर ने जैसे ही देखा, बोले अगर आप 30 मिनट पहले मेरे पास आ जाते तो शायद इनकी जान बच सकती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से ये बात साझा करने के लिए। संतोष दुबे जी, अशोक कुमार जी जो बता रहे हैं, तमाम खबरें हम लोगों ने भी दिखाई, अखबारों में भी ये छपी कि कैसे न ऑक्सीजन सिलेंडर है, न अंदर बेड लगा है, बस गाड़ी खड़ी की, उस पर एम्बुलेंस पेंट से लिखवा दिया और बत्ती लगा के उद्घाटन कर दिया और आंकड़े गिनवा दिए कि इतने एम्बुलेंस तो दे दिए। खटारा वेंटिलेटर दे दिया, वेंटिलेटर से इलाज करवाइए। ये तमाम चीजें होती रहीं, लेकिन साहा 17 दिन 40 मौत, वो भी सिर्फ एक जिले में। हम पूरे सूबे की बात नहीं कर रहे हैं। और 4 मिनट के लिए भी कोई डॉक्टर प्रभावित गांवों में नहीं गया। कितनी मौतों का इंतजार है साहब? कितने लोग मर जाएंगे तब ये महकमा काम करेगा? बताइए। संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? संतोष जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा देखिए। वीरेन यादव हैं जौनपुर से, एक दर्शक। वीरेन जी, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ सर, ऐसा है जी कि मैं संतोष जी से यही करना चाहता हूँ जी कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी की बेइज्जती न करावें। अभी तो सब सपा के लोग जो है, सपा के लोगों पर कार्रवाई छोड़कर इन बच्चों पर ध्यान दिया जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जौनपुर से दर्शक वीरेन यादव हमारे साथ थे। संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? संतोष जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी वजह है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक, तारिक अहमद जी, आप सुन पा रहे हैं? लखनऊ से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन यूपी में अस्पतालों की जो बदहाली है, अस्पतालों का जो आलम है, वो किसी एक जिले का मसला नहीं है। इटावा की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जिला अस्पताल इटावा। इटावा के जिला अस्पताल का आलम यह है कि सुबह 10:30 बजे तक डॉक्टर अपने कमरे में नहीं पहुंचे थे। जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे थे, बढ़ती गर्मी में मरीजों का तांता लगा हुआ था। सवेरे से मरीज आए हुए हैं, 4-5 घंटे तक लोग डॉक्टर का इंतजार करते हैं, बीमार लोग, लेकिन डॉक्टर अस्पताल समय पर नहीं आते हैं। जब इस संबंध में सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कुछ कार्रवाई कर लेंगी। बढ़ती गर्मी पर जब डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते रोजाना 150 से 200 मरीज आ रहे हैं अस्पताल में, जिसमें 30-40 लोग भर्ती किए जाते हैं रोजाना। सभी मरीजों के लिए जिला अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध हैं, बस डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। एक पेशेंट 5 घंटे धूप में पेड़ के नीचे डॉक्टर का इंतजार करेगा तो उसकी क्या हालत होती होगी, अंदाजा लगाइए। क्या आलम होता होगा, क्या स्थिति होती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और 20 दिन बाद भी अगर स्वास्थ्य महकमे को कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची तो ऐसा सिस्टम मर जाए तो ज्यादा खुशी है। और अगर रिपोर्ट पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो यकीन मानिए इस देश को सबसे बड़ा खतरा सरकारों से ही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष दुबे जी, तारिक अहमद लारी जी और अशोक कुमार जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है, नीली बत्ती, पीली बत्ती, लाल बत्ती में आप लोग उलझे रहिए, उलझाए रहिए। रियाया कि मरने की चिंता होती किसे है? ये चिंता अगर हो ही जाती तो नीली बत्ती, पीली बत्ती, गाय गोबर का मुद्दा उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। नमस्कार।